आगे भाई रंगून के एयरपोर्ट, वीज़ा लग गया, इमिग्रेशन होगी, पासपोर्ट हो गया स्टैंप, बाहर आ गई। इधर ड्यूटी फ्री लेफ्ट में। मैंने कहा था ना कोई भी टूरिस्ट नहीं आया, मेरे अलावा कोई भी नहीं था, और मेरे लिए स्पेशल ऑफिसर आया है फॉर्म भरवाने के लिए। वेलकम टू बर्मा, वेलकम बर्मा, नाइस। म्यांमार, सॉरी, वेलकम टू म्यांमार। और बाकी यूं भी कहा जाता है कि यहाँ पे अगर शाम के वक्त 7-8 बजे के बाद अगर कोई यहाँ बाहर घूमता दिख जाए तो मिलिट्री उन्हें उठा के ले जाती है और फौज में दाखिल कर देती है कि भी लड़ो। व्हाट इज दिस टैटू? बुद्धिस्ट? नो, स्टाइलिश। बहुत अच्छे लोग हैं यार। मेरे को कुर्सी भी वापस नहीं रखने दी। इनफैक्ट वो जो पॉलिथीन था जिसमें मेरे जूते थे, मैं वो फेंकने जा रहा था डस्टबिन में, वो भी मुझे नहीं फेंकने दिया। देखना भाई, इन्हें चीरते हुए बीच में से बस निकल गई, किसी को कोई फर्क नहीं। आती भाई मेरे पास रख गए चावल, कुछ और सलाद, ये भाई पता नहीं तरह तरह की चीजें रख गए। तो मैंने तो सिर्फ अंडा मंगाया था, एक चीज खत्म हो रही है तो दूसरी लाए जा रही है, मेरा पेट भर गया और खाना ही नहीं। इनकी करेंसी मेरा 3500 का बिल आया, जो कि अपने इंडिया के तो 60 रुपए बने। 60 रुपए में मैंने इतना सारा खाना खा लिया, इतना बड़ा बिल। ये देखो, ये होता है डुरियान, इसकी खुशबू बहुत तेज, खुशबू नहीं, मैं तो बदबू ही कहूँगा। दोस्तों आप लोग चौंक जाओगे म्यांमार में दारू के रेट देख के। मुझे नहीं पता इन सब दारू के इंडिया में क्या रेट्स है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अगर अपन ये देखें, इंपीरियल ब्लू की बोतल, ये पूरी बोतल है 700 ml की दारू की, और ये है 4560, जो कि अपने इंडिया के बने सिर्फ और सिर्फ 75-80 रुपए की ये पूरी बोतल। ये यहाँ का स्ट्रीट फूड है भाई, कुछ रेडिया लगी हुई है यहाँ पे। एक तो ख्याल रखना पड़ रहा है, जगह जगह पुलिस और मिलिट्री के चेक पॉइंट है। ये सुले पकोड़ा इनके बिल्कुल डाउनटाउन के हार्ट में लोकेटेड है, यांगोन सिटी के, और 2600 से ज्यादा साल पुराना है पकोड़ा। दोस्तों म्यांमार देश की सबसे बड़ी सिटी यांगोन के एक हनुमान मंदिर से आप सभी का एक नए दिन में फिर से स्वागत है। बारिश वहीं रुकने का नाम ही लेती, सुबह से इंतजार कर रहा था 6:30 बजे से कि बारिश रुकेगी। बारिश वहीं रुकने का नाम ही लेती, सुबह से इंतजार कर रहा था 6:30 बजे से कि बारिश रुकेगी। 11:45 बज गए, अब जाके फाइनली मैं अपने होटल से निकला। मैं समझ गया था कि बारिश तो रुकने वाली नहीं, इस देश में भीगना ही पड़ेगा इस मौसम में आ गया। तो यहाँ पे मंदिर तक आया, अब मंदिर से मैंने करा लिया टैक्सी। जो इस सिटी की हाईलाइट्स बच गई, आज अपन उन्हें एक्सप्लोर करते हैं और टैक्सी बाहर आने वाली होगी। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? नेम? नो नेम? बाय। ये आ गई भाई अपनी टैक्सी, आगे बैठेंगे। अब बैठ गए भाई अपन टैक्सी में और जाने लग रहे हैं श्वेतगोन पगोड़ा। श्वेतगोन पगोड़ा क्या है? सबसे जो मेन इनका सबसे इंपॉर्टेंट पगोड़ा है ना म्यांमार देश में, वो श्वेतगोन पगोड़ा ही है। कल मैं आप लोगों को बता चुका कि बुद्धिस्ट टेम्पल को पगोड़ा कह देते हैं। और मेन जो साइट है ना, वैसे तो अलग से एक सिटी है बगान, आप लोगों ने सुना होगा बगान सिटी। बगान में सबसे ज्यादा पगोड़ा, 2000 से ज्यादा, 2200 कुछ पगोड़ा, 2200 के करीब कुछ पगोड़ाज है वहाँ पे। और हालांकि बहुत पुराने पगोड़ाज है और टाइम के साथ रहते काफी पुराने भी हो गए थे, लेकिन 1990s में सब रिकंस्ट्रक्ट कराए थे। और ये जो पगोड़ा है श्वेतगोन पगोड़ा, ये भी लगभग 2500 से ज्यादा साल पुराना है। तो ऑब्वियसली इतने टाइम तक जो पगोड़ाज है बगान सिटी में जैसे होता है 2000 से भी ज्यादा है। और वेदर की वजह से भी और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से धीरे धीरे उनकी हालत तो खराब होती है। तो 1990s में काफी रिस्टोरेशंस करवाई थी इनकी सरकार ने, ताकि बगान को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सके पगोड़ास के लिए। अब परेशानी क्या, इधर ना मौसम में गलत मौसम में आ गया म्यांमार। दुनिया में 200 देश है, और जब आप फुल टाइम ट्रैवल करते हो तो हर देश तो आप परफेक्ट मौसम के हिसाब से चूज कर नहीं सकते कि नहीं मैं उस साल की उसी महीने में जाऊंगा। सारा टाइम ट्रैवल करना है, दोबारा इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पता नहीं कब आना होगा, तो सोचते हैं एक बार उधर भी चले जाओ उधर भी चले जाओ। तो हर देश में परफेक्ट मौसम तो भाई मिल नहीं सकता, ये तो मैंने होप छोड़ दी। तो इसलिए ना मुझे लगता है कि ठीक टाइम नहीं है अभी विद इन म्यांमार ट्रैवल करने का। तो इसीलिए जान करके मैं सिर्फ यांगोन में ही रह गया। प्लान था मेरा मैंडले जाने का, इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी। नेपिडो का तो नहीं था प्लान, और बगान जाने का भी प्लान था, पर अब मैंने डिसाइड करा अगली बार जब दोबारा आएंगे तब करते हैं इन पार्ट्स को एक्सप्लोर। बाकी जो भाई है अपने कोंटो, योर नेम इज कोंटो भाई अपने मेरे को छोड़ देंगे श्वेतगोन पगोड़ा। व्हाट इज दिस? लोंगी इन इंडिया ऑल्सो सेम, वी वियर लोंजी। तो ये इसे लोंजी बोल देते हैं, लोंगी बोल देते हैं, अपने जो लुंगी बोलते हैं उसी तरह का इधर भी ये लोग पहनते हैं। Oh, yesterday full moon day. Many people. Yes, yesterday I go to Sule Pagoda. Sule, yeah. Many people there. Yeah. Pagoda full moon day. Wazu full moon day. Wazu labi. Full moon day is sacred. It's important. It's important day. Full moon. Pagoda. Okay. तो भाई कल जो मैं आपको बता रहा था कि भी
पूर्णिमा के दिन, फुल मून वाले दिन ही गौतम बुद्ध जो थे वो शायद पैदा हुए थे। उनकी डेथ भी फुल मून वाले दिन हुई थी और उनको मोक्ष की प्राप्ति भी फुल मून वाले दिन हुई थी और उनका जो पहला भाषण था वो भी फुल मून वाले दिन था। ये आ गया भाई इनका सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इस देश का। अभी बारिश में दिख नहीं रहा, बाहर उतरते हैं। श्वेदेगोन पगोडा। दिस एंट्री फॉर फॉरेनर्स देयर। ओके, you pay here entrance parking. Sorry? Entrance you pay parking 200 200. Okay, no problem. no problem. Thanks problem. भाई 200 रुपए एंट्रेंस। 200 यहाँ की करेंसी कितने हो गए अपने इंडिया के? 2000 होते हैं, मतलब इंडिया के 40 रुपए। 3-4 रुपए लगी है एंट्री। हाउ मच? 4,200. 4,200 10,000। अब अपन निकलते हैं भाई पकोड़ा के लिए। छत्ता मेरा भीग गया। नो यू कीप इट। Yes, Jesus. या यू कीप इट। बाय बाय, सी यू। टैक्सी का अपना बिल आया था भाई 4200, यानी कि मोटा मोटी मान लो अपने इंडिया के 80-90 रुपए। मैंने भाई को 10,000 ही दे दिए। मतलब सस्ता है यार, बहुत सस्ता है, सही बताऊं। अब एंट्रेंस फॉर फॉरेनर्स अलग है इधर श्वेदेगोन पगोडा में। तो इधर मेरे को लग रहा है फॉरेनर से काफ़ी ज़्यादा शायद एंट्रेंस फीस लेंगे, क्योंकि इनकी मेन साइट है यार ये पूरे देश की। देखते हैं कितने की टिकट है इधर। बाकी आप लोग जैसा नोटिस कर ही चुके, इस देश में मिलिट्री का राज चल रहा है और ऊपर से मौसम भी ऐसा है, तो कोई आता ही नहीं इस देश में घूमने, है ना। तो थोड़े क्राइसिस भी चलने लग रहे हैं। तो मेरे अलावा कोई टूरिस्ट है नहीं। अभी फॉरेनर वाली जो एंट्रेंस है ना, इधर मेरे अलावा आपको कोई नहीं दिख रहा होगा, ना मेरे को अंदर दिख रहा, ना कोई बाहर दिख रहा। और वो साथ वाली जो उसमें कंटिन्यूसली लोग जाने लग रहे हैं, जो लोकल्स वाली है। अपन चलते हैं इसमें। भाई घुसते ये दे दी मेरे को टिकट, जो की थी 20,000 चाट या फिर क्या कुछ भी कह लो। इनकी जो करेंसी है जो कि थोड़ी सी महंगी है, मतलब अपने इंडिया के कितने हो गए, 500-600 रुपये हो गया ये तो शायद। और साथ में इन्होंने एक बुकलेट सी भी दे दी इसकी। कह रहे थे अपना बैग का ध्यान रखना, आज भीड़ है बहुत ज़्यादा। ये देखो आप देख ही सकते हो, जूते मेरे उतार के मैंने रख दी इधर। अभी ना इन्होंने मेरे से रजिस्टर में एंट्री भी कराई थी टूरिस्ट के लिए, तो उसमें नाम लिखवाया था मेरा और कंट्री। तो आज की तारीख में मेरे अलावा सिर्फ एक टूरिस्ट है अभी तक, मैं दूसरा हूँ। चलो, और लोकल्स देखो कितने हैं यहाँ पे भाई। ये लिफ्ट लेके ऊपर जाना है शायद, लोग लाइन में लगे हुए, और मेरा नंबर तो आखिर में है, पता नहीं कितनी बारी में नंबर आएगा। आगे भाई अपन श्वेदेगोन पगोडा। लिफ्ट से देखा ही आपने, 112 मीटर ऊंचा है भाई ये पगोडा, मतलब यानी कि 350 फीट से भी ज़्यादा, 360 कुछ फीट होगा। और ये ना पूरा गोल्ड प्लेटेड है, देखो ऊपर से। अरे यार खूबसूरत है बहुत। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो श्वेदेगोन पगोडा, ये बुद्धिज्म में सबसे सेक्रेड प्लेस मानी जाती है म्यांमार में, और ये 2500 ज़्यादा साल पुराना है, विच पोटेंशियली मेक्स इट द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। और ये इतना सेक्रेड इसलिए है क्योंकि माना जाता है इधर ना पिछले 4 बुद्धास के रेलिक्स या फिर अवशेष है इस पगोडा में। ये देखो बाहर तो 10,000 अपने लगे ही थे अलग से, इधर 20,000 और लगेंगे, 20,000 चार्ट और, यानी कि 800 रुपये और देने पड़ेंगे इधर अंदर जाने के लिए। ओ भाई साहब देखना यार कितना शानदार है, गजब। बाकी मैंने ऐसा ही पढ़ा था कि इस पकोड़ा को गोल्ड से तो प्लेट किया ही गया है, इसके अलावा ना इसके ऊपर 5,500 डायमंड्स भी लगे हुए हैं और लगभग 2,500 के करीब रूबीज भी। और बाकी रूबी से याद आया, दुनिया की 90% जो भी रूबी के एक्सपोर्ट्स है ना वो म्यांमार देश ही करता है। संडे का दिन है भाई, भीड़ जबरदस्त हो रखी है, और फुल मून तो कल था हालांकि, पर आज शायद संडे इस वजह से इतनी है। ये क्या पता रोज भी होती हो भाई, सबसे सेक्रेट साइट जो इनकी है।
पर फॉरनर कोई नहीं है भाई, ये देख लो मेरे अलावा एक सिंगल इंसान आप लोगों को कहीं दिख रहा हो तो। मैं हैरान हूँ यार, मतलब क्योंकि कोई म्यांमार आएगा तो वो यांगोन तो आएगा ही, और यांगोन में इनकी सबसे सेक्रेट साइट तो आएगा ही। तो इसका मतलब कोई टूरिस्ट आया हुआ ही नहीं क्या, कोई फॉरनर आया हुआ ही नहीं क्या? बहुत हैरान हूँ यार मैं, कोई तो दिखना चाहिए। इधर लिख रखा है संडे कॉर्नर। अब ये आज संडे है तो शायद इसीलिए हो सकता है ये पार्ट सिर्फ आज खुला हो, संडे को खुलता हो। यहाँ बुद्धा के ऊपर सब लोग पानी डाल रहे हैं, नहला रहे हैं क्या संडे को? मैं आप लोगों को कल बता ही चुका, हालांकि बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है, ऑलमोस्ट 90% लोग यहाँ पे बुद्धिस्ट ही है। भरने दो यार, भर गया। बगान ना जाने का एक कारण ये भी था कि यहाँ पे इनका मतलब मेन पगोडा ही देख लिया, फिर उसके बाद छोटे छोटे पगोडाज में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। और कितने मंदिर देख लोगे यार, कितने ज़्यादा देख लोगे। मुझे लगता है मैं ना बहुत गरीब लगता हूँ, क्योंकि गले में कैमरा टांग के घूम तो रहे कई ऐसे फोटो खींचने वाले, पर मेरे पास आ ही नहीं रहे। आमतौर पर तो फॉरनर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए ही घूमते, क्योंकि लोकल लोग इतने ज़्यादा खिंचाते नहीं इनसे फोटो, खुद ही खींच लेते हैं। मेरे पास कोई नहीं आ रहा। इंडिया में वो कोई गोरा आज अंग्रेज आए तो सारे ही पक जाते हैं। मैं इनके आगे से गुजर रहा हूँ तो भी मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। ये देखो मेरी फोटो ही नहीं खींच रहे, किसी को कोई मतलब नहीं। फोटो हाउ मच लाइक दिस, हाउ मच फॉर दिस फोटो? फोटो कॉफी तो कॉफी कॉफी 3000 3000 फॉर दिस फोटो। फोटो 3000 ओके ओके ना। क्लिक। मेरे चारों तरफ कैमरामैन खड़े थे, मैं आगे इनके बीच में खड़ा हो गया कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। बड़ी देर बाद एक अंकल आ गए, मैंने सोचा खिंचा ही लेते हैं, आए खाली क्या करे। और ये भी बेचारे खाली बैठे थे, इन्होंने अपनी टीम बुलाई है वहां से। 3000 में बात हुई है। हेयर ओके देयर ओके। भाई अंकल ने इतनी फोटो खींच दी मेरी, इतनी अलग अलग पोज में, कभी जमीन पे लेट के, कभी कहीं, कभी बोल रहे हाथ जोड़ो, कभी बोल रहे आंख बंद करो, अभी मंदिर की तरफ देखो, अभी उधर, अभी इधर। खिंचाए जा रहा हूँ। हेयर अंकल कह रहे और खींचूंगा अभी, राइट हेयर ओके। ये कह रहे हैं अभी इसके आगे फोटो खिंचाओ। बोध आ गया। ये बोध गए बिहार में, उसकी फोटो है तो बिहार जाके नहीं खिंचा लेंगे इसके आगे। इनफ आई थिंक। वन मोर ओके। वेयर देयर ओके लेट्स गो। एक फोटो खिंचानी थी यार, फोटो शूट कर दिया अंकल ने तो पूरा। फिनिश ओके 10 आई वांट 1। 10 क्यों खींच गया भाई? अब ये 10 के पैसे मांगेंगे मेरे से, अब मैं इनसे लड़ूंगा। चलो तो भाई फोटो खिंचा ली मैंने, और बोले कि भी एक फोटो थी 3000 की, और अगर प्रिंट कराओगे तो वह 6000 की। मैं बोला भाई मेरे को नहीं पता कितने की हो, मेरे को तुमने बोला 3000 की। बोले 10 फोटो खींच दी आपकी, 10 होगी 30,000 की। मैं बोला भाई मैं दूंगा 10,000 यहाँ की करेंसी में, चाहे तुम मेरे को एक फोटो दो, चाहे तुम मेरे को एक भी फोटो ना दो, और चाहे मेरे को 10 की 10 दे दो। बोले नहीं 10 फोटो की तो 30,000 हो गए। मैं बोला यार मेरे पास ये 10,000 है और मैंने पकड़ा दिए। मैं बोला चाहे रख लो तुम, अब मुझे चाहे कुछ भी ना दो, मेरे पास तो यही पैसे हैं। फिर इन्होंने चुपचाप मेरे फ़ोन में कर दी ट्रांसफ़र 10 की 10 फोटो 10,000 में, जो कि अपने कितने हो गए इंडिया के 250-300 रुपये हो गए, 300 ज़्यादा ही हो गया। वो फोटो ले ली, अब यहाँ से निकलते हैं। मेरे को बोल रहे थे फिर बाद में कि तेरा तो फ़ोन महंगा है, तेरे पास तो इतना महंगा फ़ोन है, तू तो पैसे वाला है, झूठ बोल रहा था। मैं बोला नहीं मैंने चुराया हुआ है, चोरी का फ़ोन है। गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय, सी यू, थैंक्स फॉर द फोटोज, बाय बाय, टेक केयर। भाई वो जो भाई था मेरी मदद करने आ गया था, जो उधर मिला था, बोल रहा था कि ना इस पे पानी एक बार नहीं डालते, जितनी आपकी एज होती है ना उतनी बार पानी चढ़ाते। तो मेरी 27 साल है, तो मैंने तो एक ही बार डाला था, तो अब 27 बार डाल देते एक बार। इसके भाई इतने सारे एग्जिट्स और स्टेयरवेज और एंट्रेंसेज है ना, मैं हो गया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, पता ही नहीं चल रहा मैं किधर से घुसा था। वो तो अच्छी बात है कि मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने मेरी वीडियो में जाके देखा कौन सा गेट था वो, उसके ऊपर लिख रखा था ईस्टर्न स्टेयरवे एस्केलेटर। ये देखो ये ईस्टर्न स्टेयरवे है इधर, अपना वाला पता नहीं एस्केलेटर वाला था या एलिवेटर वाला था, पता नहीं, अब ढूंढना पड़ेगा वो। चलो दिख तो गया एटलीस्ट, कई देर से भटक रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मिला है भाई, इधर से आए थे अपन। चलो भाई अपने जूते तो उधर थे, एग्जिट इधर है, घूम के जाना होगा। ये तो बंद करके चले गए भाई, जूते कैसे निकाल ले अपने अंदर से।
पता नहीं फॉरेनर्स के लिए बंद हो गया या फिर क्या वजह है, गेट ही बंद कर दिया, फॉरेनर्स का रास्ता बंद कर दिया। दूसरे रास्ते से आ गया मैं सिक्योरिटी वाले से, मेरे ही जूते पड़े हैं बस। इधर भी भाई पैर साफ करने के लिए ये देंगे वेट टॉवल, जिधर सूले पकौड़ा में जिस तरह दिया था जैसे। फ्रेंच को लिखी हुई है इस पर, साथ ही में पानी की बोतल भी देंगे भाई, जैसे मैं ये दिखा रहा था आपको। भाई इस देश में बारिश नहीं जीने देगी। जब अपन ऊपर पकौड़ा पे थे तो मौसम सही था, बारिश रुक गई थी, तो मैंने सोचा था पास में जू चल पड़ूंगा। अब लेकिन जू की जगह किसी और जगह ही जाना पड़ेगा जो कवर्ड हो, ढकी हुई हो। तो मैंने टैक्सी करा ली है बोगियो के मार्केट की, जो कि कल अपन गए थे, कल बंद मिली थी अपने को सैटरडे को, आज होपफुली खुली मिले। टैक्सी आ रही है इतने। एक बात बताता हूँ आपको, म्यांमार की एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ना ये कंट्री मोस्टली रीजन्स और स्टेट्स में बटी हुई है। जी हाँ, और रीजन्स वो है जिनमें बर्मीज़ लोगों की मेजॉरिटी है, और स्टेट्स वो है जिसमें माइनॉरिटी है बर्मीज़ लोगों की। ये बर्मीज़ लोग आप लोग जान ही चुके, जो एथनिकली बमार लोग हैं, बर्मन लोग हैं या बर्मीज़, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है एक्चुअली 70% के करीब जो लोग एथनिकली बर्मीज़ है। तो जिन जिन स्टेट्स में वो लोग ज़्यादा है इनकी बर्मीज़ कम्युनिटी, वो रीजन्स है, और जिनमें कम है वो स्टेट्स में आती है। कौन सी है अपनी, इनमें से तो कोई नहीं है। 30 है अपनी वाली स्टैंड में नंबर। इधर अंदर आएगा टैक्सी वाले को तो उसको 200 चार्ट देने पड़ेंगे एंट्रेंस के, तो मैं बाहर ही चल पड़ता हूँ। ये आ गई भाई अपनी, ये वाली है, आगे ही बैठेंगे। हेलो, चलो गाड़ी से उतर गया अपन, सामने एक मॉल भी है। मॉल नहीं, यही है मार्केट शायद, पर मेरे को बोला ड्राइवर की इधर लेफ्ट में मार्केट, लेफ्ट से ही होगी पता नहीं। अच्छा, ये लिख रखा है न्यू बोजियो के मार्केट, और वो जंक्शन सिटी मॉल है। ये मेरे ख्याल ओल्ड मार्केट होगी, पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखते हैं। यही है मार्केट, ये देखो होगी शुरू, ऊपर नीचे है। इधर क्या है, खूब सारी दुकानें हैं इस गली में, उस साइड चलते हैं। थैंक यू। सड़क पे ना बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं करेंसी एक्सचेंज के लिए यहाँ पे, पर स्कैमर होते हैं भाई, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। किसी दुकान से ही कराना, ऐसा करेंगे कि आपको बदले में लोकल करेंसी दे देंगे, लेकिन आधे पैसे वापस जेब में डाल देंगे। लट्टू, व्हाट डू यू कॉल इट? जी, लड्डू। लट्टू, ये माल लड्डू। लट्टू। For your souvenir, for your brother, for your nephew, for your another. We present. थैंक यू, इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू, Okay. हैव अ गुड डे। भाई ये इनकी एक स्टैम्प्स वगैरह की सोवेनियर की है, दिख गई, ले लेते हैं कुछ। ये स्टैम्प्स है भाई, ये देखो, इसमें अपने महात्मा गांधी की भी स्टैम्प है, द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार, 1949 से 2017 तक की स्टैम्प है। ये 10,000 की, यानी कि इंडिया के 400 रुपये मान लो, ये 5,000 की है, पर ये बड़ी भारी है यार। मैं बैग में कुछ हल्का सा लेना चाह रहा हूँ। भाई मैंने ले लिए ये करेंसी नोट्स, जब इन पे जैपनीज़ का राज था, बहुत कुछ ही टाइम था। थैंक यू। जैपनीज़ आए थे, फिर वापस भगा के ये बोले अंग्रेज तुम ही कर लो राज हम पे, जैपनीज़ से बढ़िया तो तुम ही थे, फिर वापस अंग्रेज आ गए थे। पर ये जैपनीज़ के टाइम के बैंक नोट्स ले लिए मैंने, 35,000 इनकी लोकल करेंसी, मतलब अपने 700 रुपये के मान लो। सही मिल गया यार, मतलब सस्ता ही है देश तो। ये देखो, काफ़ी यूनिक चीज़ है यार, और कंडीशन ही बढ़िया थी नोट्स की, ये मिलते नहीं अब कहीं भी। इधर बाकी मोस्टली सारी ज्वेलरीज की दुकानें थी इधर, और फिर ये कुछ आर्ट गैलरीज, पेंटिंग की दुकानें, ये सब चीज़ें। ये देखो भाई, ये थनाका जो पेड़ की छाल होती है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं ग्राइंड। चंदन, बर्मा में तनाका, इंडिया में चंदन, में चंदन। चंदन के जैसा है। हाँ। अच्छा, हिंदी जानते हो आप तो? ये मतलब अपने चंदन होता है वो जैसा, थनाका की छाल को ऐसे घिस लेते हैं और गालों पे लगाते हैं सनस्क्रीन के तौर पे। ऐसे घिसते इस पे, पत्थर में पानी डालेगा, ऐसा यूज करेगा। इस पत्थर पे पानी डाल के यूज करो, ऐसे इसको तनाका निकालेगा, घिसना है। और वो वाला नहीं, only outside, अच्छा, सिर्फ अंदर का, अंदर का। और वो गालों पे लगाना है ना। हाँ। ये क्या, ये इधर लोग ये बहुत पीते ये हैं। सिगार है, सिगार है, बर्मा का है। बर्मा का सिगार, ओरिजिनल सिगार है। ये कितने का आता है? ये वाला 15,000। अच्छा, और इसमें यहीं का तंबाकू होता है? हाँ, तंबाकू, तंबाकू पान में खाता तंबाकू। अच्छा। ये तो तनाखा है। अच्छा, ये थनाका है। हाँ। ये मेरे इस पे गाल पे लगा दो थोड़ा।
लड़के भी लगाते हैं, सिर्फ लड़कियाँ? सब लगाता है। लड़के लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं। ठंडा है, ये ठंडी का मौसम है, बहुत ठंडा है। उसको जाने से अच्छा 50 शुद्ध लगा ठंडा लगता है। ठंडा है। हाँ, ठंडा ठंडा लग रहा है। गर्म से आने से एक हाँ। लगा बहुत ठंडा है। हाँ, अभी तो पसीना है ना, घर से निकलते टाइम लगा दो। अब मैं बर्मीज बन गया है ना। चलो शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। ये देखो भाई, लगा दिया मेरे भी थनाका। और ये देखो थनाका की सोविनियर शॉप, इसमें अंदर और तरह के थनाका आएंगे। वैसे अब तक मैंने किसी लड़के को लगाए देखा तो नहीं है थनाका, मेरे को सारे आउटलाइन गाना समझ ले। थोड़ी सी यहाँ के बिजनेस की और ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो म्यांमार जो देश है ना, वो साउथ ईस्ट एशिया का जो गोल्डन ट्राइंगल है उसका एक पार्ट है। गोल्डन ट्राइंगल मतलब ये 3 देश आते हैं, जिसमें लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। और ये 3 देश इन्हें गोल्डन ट्राइंगल इसलिए बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया का, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया के बिगेस्ट ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। और म्यांमार पूरी दुनिया में मेथाम्फेटामीन्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। जी हाँ, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेथाम्फेटामीन्स, और जिसका यूज़ मेडिसिन में भी होता है, लेकिन इलीगल रिक्रिएशन में भी उसका यूज़ किया जाता है, ड्रग के तौर पे, मतलब नशा करने के लिए। और इसी के साथ साथ ओपीएम का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि अफीम का लार्जेस्ट आपको पता ही होगा, अफगानिस्तान है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ ओपीएम। और सोर्सेज के अनुसार माना जाए तो जो इनकी फॉरेन एक्सचेंज है ना, उसका अप टू 40% इन ड्रग्स का इलीगल ट्रेड मेकअप करता है। यानी कि ये जो ड्रग्स है ओपीएम या मेथाम्फेटामीन्स, इसका जो एक्सपोर्ट होता है म्यांमार के बाहर, वो लगभग 40% तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके फॉरेन एक्सचेंजेस में। बाकी यहाँ पे भी सड़क पे ना देसी कुत्ते बहुत घूमते हैं, बहुत ज़्यादा, अपने इंडिया की तरह ही है। बाकी अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया भी म्यांमार का मेरे ख्याल से 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सबसे बड़ा तो चाइना होगा, उसके बाद फिर थाईलैंड, उसके बाद फिर सिंगापुर, फिर शायद इंडिया ही आता है। और एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया म्यांमार देश का। अपने इनके साथ रिलेशन ठीक ही है, क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलीज भी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आप देखोगे वो मतलब अक्रॉस द बॉर्डर उनके रिलेशन है, मतलब आधी फैमिली इधर आधी उधर है, और वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। कुछ गाँव भी ऐसे है शायद जो आधे म्यांमार में, आधे बर्मा में, आधे इंडिया में। अभी अपन उस तरफ चलते हैं, गाड़ी तो कोई नहीं रोकेगा यहाँ, अपन धक्के से निकल जाते हैं। तो अपने रिलेशन मतलब ठीक है म्यांमार के साथ। और ना आपने सुना होगा कि कोको आइलैंड्स थे, इंडिया के आइलैंड्स थे वो, लेकिन इंडिया ने गिफ्ट कर दिए वो म्यांमार को कि भी कोई नहीं है तुम रख लो। और वहाँ पे करी म्यांमार ने थोड़ी सी गद्दारी, म्यांमार ने दे दिया उसका एक्सेस चाइना को, ताकि वो अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस बना सके वहाँ पे और इंडियन ओशन पे नज़र रख सके। तो ये थोड़ी गद्दारी करी इन्होंने, पर ये करे भी क्या म्यांमार, इनको इनकी जो करंट मिलिट्री की सरकार है उसे सपोर्ट ही चाइना और रशिया करती है, तो उनके आगे तो इन्हें झुकना ही पड़ता है। अब मैं रोड क्रॉस करके आ गया दूसरी तरफ, ऊपर जो मॉल है और ये न्यू मार्केट जो है उसकी साइड, जंक्शन सिटी है, तो मॉल की एंट्रेंस है शायद। ये देखो वो जो के ओंग सान मार्केट उधर है, शॉपिंग सेंटर इधर है। अब हम आगे भाई यांगोन सिटी के सबसे बड़े मॉल में, यानी कि म्यांमार देश की सबसे बड़ी सिटी के सबसे बड़े और सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर मॉल में। वैसे मुझे ना हर देश के मॉल में जाने में मज़ा आता है, जो उनका मेन मॉल हो ना, सबसे बड़ा मॉल हो, उसे जाके आइडिया हो जाता है भाई कहाँ तक लिमिट है, क्या क्या मतलब कंपनीज है, क्या क्या मतलब ब्रांड्स है मॉल में, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। अंडर आर्मर भी उधर नहीं यार, इनने कमी तो कोई नहीं छोड़ रखी है तो सारी, देखो बाटा भी है, ऐसा तो नहीं यार। इनका मेन मॉल तो है अच्छा, इसमें सारी चीज़ें आपको दिखी जाएंगी, बेसिकली हर अच्छी कंट्री के मॉल जैसा ही है। मुझे पक्का पता है इस मॉल में काफ़ी लोग सिर्फ एसी की हवा खाने आए हैं बैठने के लिए, ताकि एसी में बैठ सके, क्योंकि बिजली की बहुत समस्या है म्यांमार में, लाइट नहीं रहती और मोस्टली जगह एसी तो होते नहीं है। बल्कि हम खुद भी करते थे ऐसे, जब कॉलेज टाइम में दोस्तों के फ्लैटों भी रहता था मोस्टली, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में, तो कभी फ्लैट पे लाइट नहीं होती थी या कोई ऐसी सिचुएशन होती थी, तो पास में स्पार्क मॉल था एक कमला नगर में, तो उधर जाके हम ज़मीन पे सो जाते थे मॉल में एसी में। ये है भाई मॉल की कुछ दुकानें, मोस्टली तो यहीं की लोकल ब्रांड्स है म्यांमार की, खूब सारी ज्वेलरी की दुकानें हैं, बाकी हर चौथी दुकान मान लो ज्वेलरी की है। ये ऊपर खाने का इलाका है, बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, जापानीज़, थाई क्यूजीन, कॉफ़ी वगैरह, बर्मीज़ भी थे, मतलब साउथ ईस्ट एशिया की जितने भी कंट्रीज है मोस्टली उनका क्यूजीन है इधर इसमें फूड कोर्ट में। और इधर ये इनका सिनेप्लेक्स या थिएटर।
मॉल से निकल गया भाई बाहर, और अब क्या करे, बारिश तो जीने नहीं देगी। ग्रैब ऐप से ही मैंने टैक्सी करा ली थी, और वो वाली अपनी 2663। जाम लग रहा है, बैठो बैठो बैठो। दोपहर के बज गए 1:30 और सुबह बारिश से बचने के लिए मैं 6-6:30 बजे उठ गया था, और रात को सोया भी बहुत लेट था क्योंकि रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद फिर लैपटॉप पे काम करा। तो मैं वापस जाने लग रहा हूँ भाई होटल, थोड़ी देर आराम कर लूंगा और इस वीडियो करते हैं अब यहीं पे खत्म, क्योंकि मेरे ख्याल से यांगून सिटी में तो अपन ने सब कुछ देख लिया। मेरे को नहीं कुछ भी याद आ रहा कि जो चीज अपनी हाईलाइट बच गई सिटी की, मेन जो भी टूरिस्ट एक चीज देखता है वो तो अपन सब देख चुके। उसके अलावा कुछ इनसाइट्स भी देश के बारे में आप लोग जान चुके इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं तक रखना ठीक रहेगा, और इस वीडियो करते अपन यहीं पे खत्म। जाके मैं होटल थोड़ा काम वाम करता हूँ, थोड़ा सोऊंगा भी, फिर जिम भी जाऊंगा, रेस्ट करूंगा, अगले ट्रिप की तैयारियां करनी है, देखना है बुकिंग्स वगैरह करानी है, यहाँ पे मौसम कैसा रहेगा उस हिसाब से। पर मुझे लगता नहीं कि मौसम सुधरने वाला है, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है म्यांमार में, स्पेशली रंगून तो ऐसे ही भीगा रहने वाला है हर वक्त। तो और यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है ट्रैवल करना, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था जो ट्रेन है, ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है म्यांमार में, लेकिन उसमें शायद फॉरेनर्स अलाउड नहीं है जहाँ तक मेरे याद है। और बस की टिकट्स भी एक दिन पहले करानी पड़ती है कहीं जाना हो, फिर वहाँ से फ्लाइट्स नहीं मिलती, इधर की फ्लाइट्स भी बहुत कम देशों से चलती है म्यांमार की। तो बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड सा रूट है। इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।